यस फ्रेंड्स, नाउ वी विल स्टार्ट विद योर क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, अब हम आपका क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या गिवन है अब हमें। लेट अस रीड दिस क्वेश्चन नंबर 14 नाउ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वापस ये जैसे 13 अभी आपने लास्ट में समझा वैसा ही। चलो क्वेश्चन नंबर 14 में लेट अस रीड दिस। XYZ Limited is planning to introduce a new product with a project life of 8 years. The project is to be set up in a special economic zone, qualifies for one time at starting tax-free subsidy from the state government of 25 lakhs on capital investment. Initial equipment will cost 1.75 crores. Additional equipment costing 12,50,000 will be purchased at the end of the third year from the cash inflow of this year. ठीक है, at the end of 8 year the original equipment will have no resale value, but the additional equipment can be sold for rupees 1,25,000. A working capital of 20 lakhs will be needed and it will be released at the end of 8th year. ये तो हमें पता है कि वो रिलीज हो जाती है। The project will be financed with sufficient amount of equity capital. The sales volume over the 8 years have been estimated as follows. Year 1, 2, 3, 4 और 5 में यही होने वाला है 270 ही, और 6, 7, 8 में 180 180 180 होगा। ठीक है, सेल्स की यूनिट्स बताइए, है ना। उसके बाद सेल प्राइस ऑफ 120 पर यूनिट इज एक्सपेक्टेड एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस विल अमाउंट टू 60% ऑफ द सेल्स रेवेन्यू। तो आप डायरेक्टली ये सेल्स प्राइस में से वेरिएबल एक्सपेंस को माइनस कर देना, कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा उसको मल्टीप्लाई करना आप इन यूनिट से, पर यूनिट को, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को। फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट विल अमाउंट टू 18 lakhs per year. The loss of any year will be set off from the profits of subsequent 2 years. The company is subject to 30% tax rate and consider 12% to be an appropriate after tax cost of capital for this project. Company follows straight line method of depreciation. सबसे अच्छी बात है straight line method of depreciation. Required. Calculate the NPV of the project and advise the management to take appropriate decision. NPV निकालना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बट इंटरेस्टिंग है। ये क्वेश्चंस कैपिटल बजटिंग के करने में आपको इंटरेस्ट आना चाहिए। जब आपको कैपिटल बजटिंग के क्वेश्चन में इंटरेस्ट आ रहा है, इसका मतलब आप सब कुछ समझ में आ रहा है प्रॉपर्ली। ठीक है, और इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो इंटरेस्ट डेवलप करो। ओके, चलो, तो द पीवी फैक्टर तो आपको गिवन है ही सही, ठीक है ना। तो अब इस क्वेश्चन में वापस से जब आप स्टार्ट करोगे, सबसे पहले पीवी ऑफ सीओ की बात कर लूं मैं। तो पीवी ऑफ सीओ जब आपको लेना है तो आई बिलीव पीवी ऑफ सीओ के लिए हम इसमें सबसे पहले लेंगे 1.75 माइनस 25 लाख जो हमें सब्सिडी मिल रही है वो माइनस कर दिया, तो 1.5 करोड़ तो पहले ये हो गया, ठीक है ना। 1.5 करोड़ बोलो या 150 lakhs बोलो, तो हम इसको रुपीज इन लैक्स ले लेते हैं चाहे, तो रुपीज इन लैक्स लिया तो 150 lakhs तो पहला ही आ गया। फिर एडिशनल इक्विपमेंट कॉस्टिंग आप 1250 जो वो ईयर एंड के थर्ड में, तो इसका मतलब 1250 को हमें मल्टीप्लाई करना होगा 0.712 से, क्योंकि थर्ड ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, वो भी आउटफ्लो में आएगा। और साथ में आपका वर्किंग कैपिटल 20 लाख भी आएगा, तो 150 प्लस 20 170 तो ये हो गया, और 1250 इंटू 0.712 ये हो गया। ये आपका पूरा का पूरा आई बिलीव ये पूरा का पूरा आपका आउटफ्लो में आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। हाँ चलो कैश आउटफ्लो चेक करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14 का। यस देखो, क्वेश्चन नंबर 14 में उसने जब करा तो क्वेश्चन नंबर 14 में सबसे पहले उसने यही करा है 150, जैसा मैंने बताया, एडिशनल इक्विपमेंट का डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ थर्ड ईयर से मल्टीप्लाई करके भी आ गया, और वर्किंग कैपिटल भी आ गया। यहां तक आ गया समझ में। अब हम देखेंगे उसका सीआई, ठीक है ना। अब हम सीआई के लिए पढ़ते हैं। तो सेल्स वॉल्यूम ये दे रखी है, सेल्स प्राइस 120 है और 60% मतलब 72 हो गया, मतलब 48 बच गया उसके पास। वो 48 को मल्टीप्लाई करना है 72,000 इतना 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 और इतने से, ये मल्टीप्लाई कर लोगे आप। अब ये 4 और 5 ईयर्स के लिए ना, तो आप क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना, उससे मल्टीप्लाई कर देना, या फिर आप पूरा 8 साल का बनाओ, जैसी आपकी मर्जी। और ये 6 और 8 ईयर्स के लिए तो 6, 7, 8 को ये डिस्काउंटिंग फैक्टर को ऐड कर देना, क्योंकि वो हर साल सेम हो गया ना, तो डिस्काउंटिंग फैक्टर को ऐड भी कर सकते हो आप, ऐसा भी कर सकते हो आप, ठीक है। मैं तो ऐसे ही करूंगा तो उससे मेरे कॉलम कम बनेंगे। चलो, तो पहले मैंने कंट्रीब्यूशन आ गया था पर यूनिट का 48 का, मल्टीप्लाई कर दूंगा, टोटल कंट्रीब्यूशन आएगा, उसमें से मैं हर साल फिक्स कॉस्ट 18 लाख की माइनस करूंगा। अब आई बिलीव आई हैव टू ऑल्सो फाइंड आउट द डेप्रिसिएशन, है ना।
क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन बोला है। तो ये फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट भी माइनस करी, उसके बाद में साथ में एक तो डेप्रिसिएशन भी लेस कर दूंगा, ठीक है ना। वो डेप्रिसिएशन मैं निकाल ही लूंगा, दोनों का अलग अलग निकलेगा डेप्रिसिएशन। जैसे ये इनिशियल इक्विपमेंट का तो 1.75 करोड़ डिवाइड बाय 5 है ना, डिवाइड बाय 8, एक तो ये आएगा, और दूसरा 12,50,000 डिवाइड बाय 5, क्योंकि ये तीसरे साल के बाद से आएगा, तो इसका डेप्रिसिएशन भी तीसरे साल के बाद से लेना, मगर वो 12,50,000 नहीं, सॉरी 12,50,000 माइनस 1,25,000 डिवाइड बाय 5, क्योंकि वो ईयर एंड के थर्ड से आ रहा है, तो फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ ईयर 5 साल के लिए ले लेना। स्ट्रेट लाइन वाला निकाल लोगे डेप्रिसिएशन भी, जब ये डेप्रिसिएशन में माइनस करोगे तो आई बिलीव वो आपका एनपीबीडीटी बन गया, एनपीबीटी बन गया, उसमें से फिर टैक्स माइनस कर देना 30% का, तो आपके पास एनपीएटी आ जाएगा, वहां पर डेप्रिसिएशन एड बैक कर लोगे तो सीए बन जाएगा। और लास्ट वाले ईयर में 6, 7, 8 वाला ईयर लोगे ना आप, हाँ अलग अलग ही लेना पड़ेगा यार, अलग अलग ही लेना पड़ेगा, क्योंकि 8th ईयर में जाकर के मैं भी ले रहा था, वो गलत सोच थी, अलग अलग ही लेना पड़ेगा, क्योंकि 8th ईयर में जाकर के, अब ये ऐसे करते टाइम ही आपको मिस्टेक्स पता पड़नी चाहिए, ऐसे मैं सोच के आपको करवाता हूं ना तो ही आपको समझ में अच्छे से आएगा। मैं अगर आंसर देख करके बताने लग जाऊंगा तो आपको आपके मिस्टेक्स कभी नहीं पता पड़ेगी, इसलिए तो अब आप 8th ईयर को अलग से क्यों रखोगे, क्योंकि लास्ट में एक तो ये वाला 1,25 और साथ में वर्किंग कैपिटल का 20 लाख, ये दोनों भी तो आने हैं 8th वाले में, इसलिए 6, 7, 8 को आप अलग अलग ही रखना, 8 कॉलम बनाओ पूरे पूरे। आया समझ में ये वाली बात, ठीक है। और फिर लास्ट में उन दोनों को भी ऐड करेंगे, फिर हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्काउंटिंग फैक्टर, तो पीवी ऑफ सी। और बट ये करते टाइम ये भी ध्यान रखना है कि अगर पहले कोई ईयर में आपको लॉस आ जाता है, इफ यू आर गेटिंग लॉस इन एनी ऑफ द ईयर्स आफ्टर आपने फिक्स कॉस्ट वगैरह से माइनस करने के बाद लॉस आ गया, तो वो लॉस क्वेश्चन में बोल रहा है 2 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है बस, 2 साल के बाद नहीं होगा, तो 2 साल तक आप एडजस्ट भी कर सकते हो। तो वो एडजस्ट कैसे करेंगे वो मैं अब आपको सॉल्यूशन के साथ समझाता हूं। देखो जैसे आपने पहले साल का इसने यूनिट्स लेकर के मल्टीप्लाई कर दिया, वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करा, फिक्स कॉस्ट को माइनस करा, डेप्रिसिएशन को माइनस करा, 2 डेप्रिसिएशन आ रहे थे, पहले तो एग्जिस्टिंग वाले का सब में आ गया, और फिर बाद में एडिशन वाला सिर्फ 4, 5 में और 6, 8 में लिया इसने। अभी तो इसने ऐसे कॉलम बनाया, बाद में देखना वो 8 कॉलम होने चाहिए। फिर ये एनपीबी आप वो अलग से भी कर रहा होगा, तो देखो ये एनपीबीटी आपका पहले साल में लॉस आ रहा है। अब यहां पर तो प्रॉफिट आ रहा था ना 11.965 का, तो अब आप समझो कि आप सेकेंड ईयर में जब मैं टैक्स माइनस करता हूं ना 30%, तो वो मैंने कैसे निकाला है, तो मैं ये टैक्स समझा रहा हूं आपको। 11.965 कैलसी लेता हूं मैं, आपको साथ में समझाऊंगा। यस देखो, अब ये मैंने टैक्स कैसे निकाला है वो मैं आपको समझाना चाहता हूं, ठीक है। आप इसमें चेक करना टैक्स के लिए, ठीक है। अब देखो ये टैक्स कैसे आया, 1.995 कैसे आया ये समझा रहा हूं। तो पहले 11.965 तो था मेरे पास, 11.965 ये मेरा प्रॉफिट हुआ। इसमें से पहले मैं लॉस एडजस्ट करूंगा 5.351 का, 5.315 का, तो ये मेरे पास प्रॉफिट बचा लॉस एडजस्ट करने के बाद, ठीक है। अब इसका मैं टैक्स निकालूंगा 30%, इसलिए 1.995 आएगा। लॉस एडजस्ट करना था ना, तो क्वेश्चन में बोला था, यहां पर इस वाले पॉइंट पे ध्यान रखना। तो ये मैंने लॉस एडजस्ट कर लिया, तो मेरे पास एनपीएटी आ गया, फिर वहां पर डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया, मेरे पास सीआई आ गया दोनों ईयर्स का, ठीक है। फिर तीसरे साल में तो वापस से प्रॉफिट था ही सही मेरे पास, उसमें से उसका चला जाएगा, और 4th, 5th ईयर में भी आ गया, और ऐसे 6, 7 to 8 ईयर्स में भी आ गया। वंस यू आर गेटिंग दिस ऑल, आपने कैलकुलेशन कर लोगे आप एक बार खुद ही, तो अब आप इसमें चेक कर सकते हो। देखो इसने कैश इनफ्लो लिया और फिर डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, वो दोनों को भी ऐड करके और इसमें तीनों को ऐड करके, ठीक है ना। फिर इसने पीवी ऑफ सीआई निकाला, मगर इसने जब टोटल पीवी ऑफ सीआई निकालने के बाद ये पीवी ऑफ सैल्वेज और रिकवरी ऑफ वर्किंग कैपिटल अलग से करा। मैं आपको बोल रहा हूं कि आप 8 कॉलम बना करके 8th ईयर में ये दोनों भी ले सकते हो, एक ही बात है यार, कैसे भी करो दोनों से। बस वो क्या होता, हम वो ले लेते ना साथ में, तो आप इसको अलग से कर रहे हो अभी तो सॉल्यूशन, इसलिए आप भूलना मत बस, इसलिए मैंने आपको बोला कि आप 8th ईयर वाले में ध्यान रख सकते हो। फिर इसने एनपीवी निकाल के बता दिया। फिर उसके बाद टैक्सेबल प्रॉफिट, इसने वो कैलकुलेशन जो मैंने आपको समझाई ना, उसने इसका वर्किंग नोट बनाया है बस। फिर अब ये हो ही नहीं सकता बस, तो प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड, एनपीवी पॉजिटिव आया। आप सॉल्व करोगे ना खुद से तो और आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आएगी, और फिर कोई प्रॉब्लम आए तो आप वापस से कॉल कर सकते हो मुझे। हाँ, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 14 भी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ।
तो लेट अस रीड नाउ दिस योर क्वेश्चन नंबर 15। अब हम आपका क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं, ठीक है। कंपनी एक्स इज फोर्स्ड टू चूज बिटवीन टू मशीन्स ए एंड बी। द टू मशीन्स आर डिजाइन्ड डिफरेंटली but have identical capacity and do exactly the same job. Machine A costs 150 and will last for 3 years. It costs 40,000 per year to run. Machine B is an economy model costing rupees 1 lakh but will last only for 2 years and cost rupees 60,000 per year to run. Ignore tax. Opportunity cost of capital is 10%. Which machine company X should buy? अब फ्रेंड्स ये क्वेश्चन क्यों है? ये बहुत छोटा सिंपल सा क्वेश्चन है। दो मशीन दे रखी है, मशीन एक्स और मशीन वाई। मशीन एक्स 3 साल के लिए हो सकती है और मशीन बी, मशीन ए और मशीन बी, मशीन ए 3 साल के लिए और मशीन बी 2 साल के लिए हो सकती है। और पूछ रहा है कौन सी मशीन आप सेलेक्ट करोगे, दोनों की ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बता रखी है। तो ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपको एनुअलाइज गेन या एनुअलाइज कॉस्ट सिखाने के लिए है। अब कोई बोलेगा एनुअलाइज गेन तो आता है सर, एनुअलाइज कॉस्ट मतलब? देखो, जब दो मशीन हैं और सिर्फ आउटफ्लो ही आउटफ्लो गिवन है क्वेश्चन में, इनफ्लो की इंफॉर्मेशन नहीं है, आउटफ्लो ही आउटफ्लो है क्वेश्चन में, तो वहां पर हाँ इनफ्लो, इसमें अगर टैक्स तो अभी अवॉइड कर रखा है, अगर टैक्स होता तो डेप्रिसिएशन हमारा इनफ्लो में आता है, बट अभी टैक्स नहीं है ना। तो जब आउटफ्लो ही आउटफ्लो की इंफॉर्मेशन है तो आई वॉन्ट टू से हम वहां पर एनपीवी की जगह, नेट प्रेजेंट वैल्यू की जगह, हम वहां पर एनसीओ निकाल लेते हैं, जिसको बोलते हैं हम नेट कैश आउटफ्लो। उसमें क्या होता है सर, उसमें जो भी कैश आउटफ्लो लेना है वो ले लिया और सिर्फ डेप्रिसिएशन का टैक्स बेनिफिट ले लिया। डेप्रिसिएशन की वजह से टैक्स ही तो बचता है, तो मैं डायरेक्टली डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाइड बाय टी कर देता हूं, तो वो टैक्स बेनिफिट हो जाता है ड्यू टू डेप्रिसिएशन। दैट्स इट। कभी अगर इनफ्लो नहीं है, सिर्फ डेप्रिसिएशन ही है, तो डेप्रिसिएशन इनटू टैक्स, वो डायरेक्टली कैश इनफ्लो बन गया। तो अब सीओ ज्यादा है, सीआई कम है ना, तो मैं सीओ में से सीआई को माइनस कर दूंगा, तो मैं उसको एनसीओ बोल दूंगा। ये जब भी सिर्फ मशीन्स दे रखी होगी ना, सेल्स वगैरह की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वहां पर एनपीवी की जगह आप एनसीओ भी निकाल सकते हो। और जब आप एनसीओ निकालोगे, भाई एनुअलाइज्ड गेन निकालने के लिए एनपीवी डिवाइड बाय पीवीएफ होता है, वहीं पर एनुअलाइज्ड कॉस्ट निकालने के लिए एनसीओ डिवाइड बाय पीवीएफ होता है। जिसकी भी एनुअलाइज्ड कॉस्ट कम आएगी वो मशीन आप सेलेक्ट कर लोगे। ये क्वेश्चन नंबर 15 में करना है सर। अब मैं समझाता हूं वापस से। तो क्वेश्चन नंबर 15 को अगर हम चेक करें, यस, तो सबसे पहले मशीन ए के लिए कितना लग रहा है कॉस्ट, 150, 3 साल के लिए है और 40,000 पर ईयर टू रन है 3 साल के लिए ना। तो अब अपॉर्चुनिटी का 10% 3 साल का निकाल लोगे आप पीवीएफ, और वो 40,000 को मल्टीप्लाई भी कर दोगे और 1,50,000 भी ले लोगे। ये टोटल मिलाकर के आपके मशीन ए की एनसीओ हो गया। यहां पर डेप्रिसिएशन 50,000 से कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि टैक्स इग्नोर करना है। अगर क्वेश्चन में टैक्स रेट दिया होता तो इस क्वेश्चन में पहले तो ये जो ऑपरेटिंग कॉस्ट आ रही है 40,000 की, ये भी हमारी आफ्टर टैक्स बनानी पड़ती। आफ्टर टैक्स कैसे बनाते हैं इस कॉस्ट को? तो 40,000 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 माइनस टी से। किसी भी चीज को आफ्टर टैक्स बनाने तो 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि इसमें भी खर्चा तो सिर्फ टैक्स की वजह से बचता ही ना, इसलिए। और डेप्रिसिएशन को हम कहां लेते हैं? डेप्रिसिएशन को कैश इनफ्लो में लेते हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन की वजह से टैक्स बच जाता है, क्योंकि वो कैश आउटफ्लो नहीं है, तो वो माइनस करा तो टैक्स बचा ना उसकी वजह से उतना, तो डी इंटू टी करके वो इनफ्लो में लेना पड़ता है। ये पॉइंट अभी नहीं आ रहा है, मगर समझना तो है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो है ना यार। तो कभी भी डेप्रिसिएशन हो और टैक्स रेट होता है, इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन और टैक्स रेट होता है, तो मैं आपको समझा रहा हूं। आप ये 150 इंटू 1 तो कर ही देते आउटफ्लो में, फिर आप 40,000 इंटू 1 माइनस टी करते और फिर उसको पीवीएफ से मल्टीप्लाई करते, ये भी आउटफ्लो होता। फिर आप डेप्रिसिएशन को टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करते और वो इनफ्लो होता उतना, तो वो इन दोनों को ऐड करते और उसमें से जो डी इंटू टी करके, डेप्रिसिएशन इंटू टैक्स रेट करके जो आपने कैश इनफ्लो निकाला, उसको आप लेस कर देते हैं, और वो भी पीवीएफ से मल्टीप्लाई होता अगर स्ट्रेट लाइन बेसिस है तो। और डब्ल्यूडी भी होता तो चारों साल का कॉलम बनाते, डी का टी का ऐड, डी इंटू टी करते चारों साल का, फिर चारों साल के पीवीएफ से मल्टीप्लाई करते, वो कैश इनफ्लो बन जाता। टैक्स रेट होता तो, अभी नहीं है ना, तो बहुत सिंपल है। तो अभी हमने क्या करा, बस डायरेक्टली कर दिया 150, 40,000 इंटू पीवीएफ, और ऐसे मशीन बी के लिए भी कर दिया 1 लाख और 60,000 इंटू पीवीएफ। जब ये दोनों चीजें आ गई मशीन ए मशीन बी की, तो मशीन ए को फिर डिवाइड करो आप, एनसीओ को डिवाइड करो आप पीवीएफ ऑफ 3 इयर्स,
और इसको आप डिवाइड करो एनसीओ को डिवाइड बाय पीवीएफ ऑफ 2 इयर्स, दैट्स इट। जो कम आ रहा है वो आप सेलेक्ट कर लोगे। चेक कर लेते हैं हम ये क्वेश्चन। यस, देखो क्या करा है उसने। इवैल्यूएशन जब करने गए तो कैपिटल कॉस्ट ली, ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट रनिंग एक्सपेंसेस को 40,000 को मल्टीप्लाई करो 2.486 है पीवीएफ ऑफ 3 इयर्स, और इसको 2 इयर्स का ही लिया होगा उससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आपके पास टोटल पीवी ऑफ सी हो गया। पीवी ऑफ सी अभी कुछ नहीं क्योंकि डिप्रिसिएशन नहीं था, तो एनसीओ आ गया डायरेक्टली जो मैंने आपको बताया। इसको अब सिंस मशीन लाइफ आर डिफरेंट वी हैव टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट कॉस्ट, दैट इज कॉस्ट पर एनम। तो इक्विवेलेंट कॉस्ट निकालने के लिए हमने क्या करा, ये जो है मशीन्स की जो आपने एनसीओ निकाला डिवाइड बाय पीवीएफ कर दिया, ये आ गई आपकी कॉस्ट। मशीन बी महंगी है, मशीन ए सस्ती है, तो वी विल सेलेक्ट विद मशीन ए एज द इक्विवेलेंट कॉस्ट इज लोअर। अब क्या बताया, इन द अबव क्वेश्चन सम कैश इनफ्लो डिटेल्स आर नॉट अवेलेबल, देयरफॉर वी कैन नॉट टेक decision on the basis of NPV, hence we have taken the decision on the basis of PV of NCO। और PV of NCO का फिर मैंने आगे आपको पूरा समझा दिया कैसे निकालता है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो में कैपिटल कॉस्ट ले ली मशीन की, फिर हम ऑपरेटिंग कॉस्ट को हमेशा डिस्काउंटिंग फैक्टर और पीवीएफ से मल्टीप्लाई करते हैं व्हेन इनकंसिस्टेंट। अगर इनकंसिस्टेंट होगा तो डिस्काउंटिंग फैक्टर लेना पड़ेगा, हर साल अलग अलग होगी तो, और अगर कंसिस्टेंट है तो पीवीएफ भी ले सकते हो। तो पीवी ऑफ सीओ आ जाता है, और फिर पीवी ऑफ सेल्वेज जो भी आएगा डिस्काउंटिंग ऑफ द लास्ट ईयर से मल्टीप्लाई कर दो और पीवी ऑफ एनसीओ आ जाएगा। मगर ये लेते टाइम डेप्रिसिएशन का ध्यान रखना होता है। दैट मशीन शुड बी सेलेक्टेड वेयर पीवी ऑफ एनसीओ इज लोअर, हाउएवर द मशीन लाइफ आर डिफरेंट वी नीड टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट कॉस्ट, वो बता दिया सिंस मशीन्स लोअर इक्विवेलेंट कॉस्ट। ये क्वेश्चन में एक्चुअली आपको सिर्फ फॉर्मेट बाद में मैंने लिखवा दिया है, तो आप ये नोट कर सकते हैं। तो ऐसे करके आपका क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। अब हम एक बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट पर आएंगे, दैट इज कॉल्ड एज योर कैपिटल रेशनिंग। वो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 से पहले आएगा, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं कैपिटल रेशनिंग के बारे में। कैपिटल रेशनिंग का मतलब क्या होता है? कैपिटल रेशनिंग का मतलब होता है फ्रेंड्स कि समटाइम्स हमारे पास कैपिटल तो लिमिटेड है, आज मेरे को किसी चीज में पैसे लगाने हैं तो वो पैसे मेरे पास लिमिटेड है लगाने के लिए, मगर 4-5 प्रोजेक्ट और चारों पांचों प्रोजेक्ट्स का एनपीवी पॉजिटिव ही आ गया, मगर पैसे तो लिमिटेड है, फिर अब हम कहां लगाएंगे? तो जब हमें कम पैसों में सेलेक्ट करना है कि कौन से प्रोजेक्ट सेलेक्ट करें हम, वहां पर हम पैसा लगाएं, तो इस चीज को हम बोलते हैं कैपिटल रेशनिंग, ठीक है। जहां पर कैपिटल कम है मगर इन्वेस्टमेंट के लिए, मगर प्रोजेक्ट सारे अच्छे हैं, सब में एनपीवी पॉजिटिव है, तो वहां पर हम कैसे करेंगे? तो वो हम चेक करते हैं। तो इसमें 2 चीजें होती है चेक करने के लिए कि किस किस प्रोजेक्ट में पैसे लगाने। तो वहां पर हमें ये देखना है कि जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो डिविजिबल है या वो प्रोजेक्ट इनडिविजिबल है। डिविजिबल और इनडिविजिबल का मतलब, जैसे मैं आपको समझाता हूं, जैसे एक प्रोजेक्ट होता है जिसमें मैं बोल रहा हूं 1 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे। अब डिविजिबल का मतलब है कि मैं उस प्रोजेक्ट में जरूरी नहीं 1 लाख ही पूरे लगाऊं, 10,000 20,000 30,000 भी होंगे तो लगा सकता हूं, तो दैट प्रोजेक्ट्स आर कॉल्ड एज डिविजिबल। इसका मतलब वो प्रोजेक्ट में एंटायरली पूरा फंड इन्वेस्ट करने का जरूरत नहीं है, कुछ फंड भी इन्वेस्ट कर सकते हो, दैट प्रोजेक्ट्स आर कॉल्ड एज योर डिविजिबल प्रोजेक्ट्स। और दूसरा होता है आपका दैट इज योर इनडिविजिबल प्रोजेक्ट। इनडिविजिबल प्रोजेक्ट का मतलब 1 लाख का प्रोजेक्ट है, इसका मतलब उसमें पूरे 1 लाख ही लग सकते हैं लगाने हो तो। 2 लाख का प्रोजेक्ट है, पूरे 2 लाख ही लगे लगाने हो तो, वरना मत लगाओ पैसे, तो दैट इज कॉल्ड एज योर इनडिविजिबल प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये डिविजिबल और इनडिविजिबल होता है। तो अगर प्रोजेक्ट इनडिविजिबल है, मतलब आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते हो, पूरे 1 लाख 2 लाख जितने देर के उतने लगाने पड़ेंगे, तब हम क्या करेंगे? तो तब अगर हमें कैपिटल रेशनिंग होगा, मतलब कैपिटल हमारे पास लिमिटेड होगी, तो तब हम कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे और उन कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट से किसका सबसे ज्यादा एनपीवी आ रहा है, उस एनपीवी उन कॉम्बिनेशन को हम सेलेक्ट कर लेंगे। ये तो कब हुआ? जब वो प्रोजेक्ट्स इनडिविजिबल हुए तो। बट अगर प्रोजेक्ट्स डिविजिबल हुए, मतलब आप प्रोजेक्ट को कम पैसे भी लगा सकते हो, तो वहां पर हम सबसे पहले हर एक प्रोजेक्ट का पीआई निकालेंगे और पीआई के बेस पर रैंक देंगे कि फर्स्ट किसको सेलेक्ट करना है, दूसरा किसको करना है, तीसरा किसको करना है, और फिर जो डिविजिबल होगा वो लास्ट में सेलेक्ट हो जाएगा। ये हम क्वेश्चन नंबर 5 के थ्रू समझेंगे, बट पहले आप उससे पहले ये नोट कर लो। देखो ये दे रखा है मैंने आपको कैपिटल रेशनिंग के बारे में, आप ये नोट करो आपकी कॉपी में। कैपिटल रेशनिंग, इट मींस लॉजिकल एलोकेशन ऑफ फंड्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट, जैसे मैंने आपको बताया, प्रोजेक्ट आर डिविजिबल और प्रोजेक्ट्स आर नॉट डिविजिबल। इफ प्रोजेक्ट्स आर डिविजिबल, here
हाँ, पार्ट इन्वेस्टमेंट्स आर पॉसिबल, ये लिखा हुआ है कि यहां पर हम पार्ट इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। और अगर प्रोजेक्ट्स आर नॉट डिविजिबल तो इसका मतलब क्या है कि इन्वेस्टमेंट्स हम पार्ट्स में नहीं कर सकते, इंस्टॉलमेंट्स में नहीं कर सकते, पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट होगा या नहीं होगा प्रोजेक्ट के अंदर, है ना। ऐसे दो टाइप के होते हैं। अब ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि समटाइम्स यार हो सकता है ऐसा, क्योंकि कोई प्रोजेक्ट में बहुत सारा पैसा लग रहा हो और वो बोल रहा है आप थोड़ा थोड़ा भी लगा सकते हो जितना आप चाहो, तो दैट इज दैट थिंग। और नहीं तो ये मतलब दैट इज, ऐसा क्यों हो रहा है इज इलॉजिकल फॉर अस। हमारे लिए लॉजिकल है ये समझना कि किसी प्रोजेक्ट में हो रहा है तो क्या करना है, नहीं हो रहा है तो क्या करना है, वो क्वेश्चन ही इंफॉर्मेशन देता है। तो हम जब अगर डिविजिबल होता है तो मैंने जैसे बताया कि हम पीआई सेलेक्ट करेंगे। हियर वी सेलेक्ट द प्रोजेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ रैंकिंग एज पर पीआई टेक्निक, एज पर विच टेक्निक, उसने गलती से केआई लिखा हुआ है, वो पीआई टेक्निक है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स टेक्निक या फिर डिजायरेबिलिटी फैक्टर टेक्निक के थ्रू। बट अगर प्रोजेक्ट इंडिविजिबल है तो हम यहां पर कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करते हैं, सारे प्रोजेक्ट का कॉम्बिनेशन बनाएंगे हम ट्रायल और एरर के थ्रू, और हर कॉम्बिनेशन में जिसमें से भी एनपीवी सबसे ज्यादा आएगा वो वाला प्रोजेक्ट आप सेलेक्ट कर लोगे कॉम्बिनेशन में रिक्वायर्ड। ठीक है, ये नोट करने के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं इसी चीज का। ठीक है, चलो तो लेट अस मूव टू योर क्वेश्चन नंबर 5। यस, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन नंबर 5 मैं भी पढ़ता हूं मेरे बुक में। हाँ, Shiva Limited is planning its capital investment program for the next year. It has 5 projects, all of which give a positive NPV. ठीक है, at the company cutoff rate of 15%. At the company's cutoff rate of 15%. The investment outflow and the present value being as follows. Investment outflow ही बोल रहे हैं और present value भी बता दिया। तो investment आपको कितना कितना करना है वो बता दिया और NPV बता दिया। तो I believe उस इन्वेस्टमेंट में अगर एनपीवी को ऐड कर दोगे ना तो पीवी ऑफ सीए आ जाएगा अपने आप ही। ठीक है, एनपीवी बता दिया। कंपनी इज लिमिटेड टू अ कैपिटल स्पेंडिंग ऑफ 1,20,000। कंपनी के पास कितना स्पेंड करने के लिए, 1,20,000 रुपए सिर्फ स्पेंड करने के लिए। तो यहां पर इसका मतलब ये क्वेश्चन हो गया कैपिटल रेशनिंग का, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट को ऐड करोगे ना 50, 40, 25, 30, 35 तो ये 1,20 से ज्यादा हो रहा है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए 4-5 प्रोजेक्ट है, पैसे 1,20,000 है। तो दिस क्वेश्चन इज कॉल्ड एज योर कैपिटल रेशनिंग क्वेश्चन। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू ऑप्टिमाइज द रिटर्न फ्रॉम द पैकेज ऑफ द प्रोजेक्ट विद इन द कैपिटल स्पेंडिंग लिमिट। द प्रोजेक्ट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड आर क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिविजिबल। तो अगर क्वेश्चन में बता दिया पहले से कि प्रोजेक्ट्स आर डिविजिबल, पार्ट पेमेंट पॉसिबल है, तो हम क्वेश्चन में सबसे पहले निकालेंगे पीआई, और पीआई के बेसिस पर रैंकिंग, और रैंकिंग के बेसिस पर हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे। बट अगर ये इनडिविजिबल होता तो क्या करना है, तो वो कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर रहे हैं, वो भी मैं सिखाऊंगा। बट पहले हम इसमें क्या करना है, अब आप कॉलमनर वर्टिकल में लिखोगे ए बी सी डी ई, वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल में। ठीक है, इन्वेस्टमेंट लिख दोगे, इन्वेस्टमेंट में एनपीवी को ऐड कर दोगे तो पीवी ऑफ सीआई बन जाएगा। पीवी ऑफ सीआई डिवाइड बाय पीवी ऑफ सीओ करके आप पीआई निकालो सबका। फिर जिसका पीआई सबसे ज्यादा उसको रैंक 1, जिसका पीआई कम उसको उसके बाद रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4 ऐसे लिख दोगे, रैंक 4, रैंक 5 तक। फिर क्या करेंगे हम, फिर जिसका भी रैंक 1 आया उसका इन्वेस्टमेंट कितना लग रहा है, 50, 40 जो भी होगा नोट कर लेंगे। फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, कहां तक की लिमिट होगी, ऐसे लिमिट होगी 1,20,000। अब वो सपोज करो 2 प्रोजेक्ट में 90 हो गए, एग्जाम्पल है एग्जाम्पल। अब तीसरे प्रोजेक्ट में 50 लगाने हैं, तो अब आप उसमें लगा कितने सकते हो, क्योंकि डिविजिबल है तो हम उसमें कितना लगा देंगे, हमारे पास 30 ही बचे, 30 ही लगा देंगे। उसका रिटर्न कैसे निकालेंगे, तो उसका एनपीवी निकालेंगे कि भाई 50 का एनपीवी 15.4, तो 30 का एनपीवी कितना, बस वैसे करके एनपीवी आ जाएगा इसका। चलो चेक करते हैं, पहले डिविजिबल हुआ तो, इनडिविजिबल में भी सिखाऊंगा मैं आपको। देखो डिविजिबल हुआ तो इसने क्या करा, पहले पीवी ऑफ सीआई निकाल लिया, पीवी ऑफ सीओ को माइनस करा, एनपीवी आ गया। लो इसने एनपीवी में ऐड करा है ये, तो ये आ गया पीवी ऑफ सीआई। पीआई निकाल दिया इसने, पीआई जब निकाला तो आई बिलीव ये 1 आ गया, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4 और ये 5 ये आ गया। अब हम चेक करते हैं, देखो ये 1 है तो इसका मतलब इसमें हमें 35 लाख तो लगाना है पहले, तो 35 तो यहाँ चले गए, फिर 35 के बाद 40 यहाँ चले गए, मतलब 75 चले गए। अब हमारे पास 120 में से 75 चले गए तो कितने बचे, तो हमारे पास अब बचे होंगे 45। अब हम थर्ड पे जाएंगे तो 25 जा सकते हैं उसमें भी, यानी 1, 2 और 3 ये तो सेलेक्ट कर लिया आपने, ई, बी और सी तो सेलेक्ट कर लोगे 25 तक। तो ये अभी आपके टोटल पैसे हो गए 60 और 40। अब आप 20 ही लगा सकते हो, यहाँ 30 लगाना है, तो ये 30 पर 11.2 दे रहा है, तो 20 पर कितना देगा, बस वही वाला लगा दोगे आप और उसका आपका आंसर आ जाएगा, चेक कर लो।
ये रैंक दे दी ना, सिलेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट ई बी सी डी कर लिया, अब डी में मगर बीसी करा, अब 20 का कैसे रिटर्न निकाला, तो 30 का रिटर्न इज दिस मच, तो 20 का हाउ मच, देखो ये कर दिया, 30 का रिटर्न इज दिस मच, तो 20 का हाउ मच, तो वो निकाल दिया 7.47, एनपीवी को ऐड कर दिया, ये आपका आंसर आ गया। यहां तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बट अब जो मैंने आपको बताया कि अगर प्रोजेक्ट इंडिविजिबल होते हैं, ये क्वेश्चन बोल देता कि प्रोजेक्ट्स आर नॉन डिविजिबल, तो हम सबके कॉम्बिनेशन निकालते हैं। ये पांचों प्रोजेक्ट मतलब ये जो है ना, पांचों प्रोजेक्ट जो आपको गिवन है ए बी सी डी ई, इनके आप कॉम्बिनेशन निकालते हैं 1-20 तक के इन्वेस्टमेंट में। तो जैसे एग्जांपल, अब आप ए और बी को ले लोगे तो 50 और 40 90 में 25 ऐड कर सकते हैं, तो ए बी सी का कॉम्बिनेशन हो गया, फिर ए बी डी का कॉम्बिनेशन हो गया, फिर ए बी ई का नहीं हो सकता है क्योंकि वहां 35 है, तो 90 और 35 तो 1-20 से ज्यादा हो जाएंगे, तो ए बी ई नहीं आ सकता है। तो पहले तो ए बी सी आ गया, फिर ए बी डी भी आ गया, फिर उसके बाद आप बी ई, ऐसे अपने मन से देखो, ये मैंने बना रखा है कॉम्बिनेशन, ऐसे आप कॉम्बिनेशन बना लोगे। ये जो कॉम्बिनेशन आपने बनाया उनका कैश आउटफ्लो लिखोगे और उनका एनपीवी लिख दोगे, जो आपके पास एनपीवी गिवन है सबका एनपीवी लिख दोगे। फिर जिसका भी एनपीवी आपको ज्यादा लग रहा है वही कॉम्बिनेशन आप सेलेक्ट कर लोगे और उतना ही पैसे लगा दोगे। और कुछ पैसे अगर बच गए तो आइदर हम उसको रिटर्न कर देंगे या फिर हम उसको हमारे पास रख लेंगे, देखते हैं, फ्री रेट फ्री इंटरेस्ट में लगा देंगे। दैट द कंपनी शुड इन्वेस्ट इन प्रोजेक्ट कॉम्बिनेशन, जो भी निकाला आपने, दैट इज योर बीडीई, ये वाले पे, ठीक है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा आ रहा था ना, बीडीई पर, विद अ कैश आउटफ्लो ऑफ 105 एंड एनपीवी ऑफ इतना, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब जो बचा ना उसको या तो रिस्क फ्री रेट पे लगा दो या फिर वापस से रिटर्न कर दो। फर्दर देयर इज अ सरप्लस कैपिटल ऑफ 15 which can be invested minimum at IRR और capital can be repaid, ये मैंने आपको समझा दिया। तो that is how you have completed your question number 5, ठीक है। अब हम आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 20 पर फ्रेंड्स, ठीक है। तो let us read your this question number 20 now after this। चलो क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ेंगे अब हम। आरपीएलसी, ये भी लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर में, और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ऑनवर्ड्स नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। आरपीएलसी इज कंसिडरिंग टू मॉडर्नाइज इट्स प्रोडक्शन फैसिलिटीज एंड इट हैज 2 प्रपोजल्स under consideration. The expected cash flows associated with these projects and their NPV as per discounting rate of 12% and IRR is as follows, ठीक है। आपको ये प्रोजेक्ट ए का बता दिया, प्रोजेक्ट बी का बता दिया, एनपीवी बता दिया 12% पर इतना है और उसका इतना है, और IRR दोनों का बता दिया, ठीक है। और डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि आप कौन सा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करोगे। तो आई बिलीव एनपीवी उसका नेगेटिव में है, और नेगेटिव में नहीं है, 649 ही है ना, नेगेटिव में आ रहा है क्या वो चेक कर लेना। आई बिलीव ये 10, ये तो आपको प्रोजेक्ट के कैश फ्लो बता दिए, एनपीवी शायद नेगेटिव में आ रहा हो, हाँ। हाँ, अब आपका एनपीवी शायद नेगेटिव में ही आ रहा है, ये तो कौन सा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे, तो आई बिलीव हम प्रोजेक्ट बी सेलेक्ट करेंगे। मगर हम डायरेक्टली तो डिसीजन नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि एनपीवी से मतलब नहीं होगा इसमें हमें क्या निकालना पड़ेगा, आई बिलीव इसमें हमें एनुअलाइज कॉस्ट या एनुअलाइज गेन निकालना पड़ेगा। तो आप पहले ये 3 साल का एनपीवी है ना आपके पास, हाँ यस, तो जो भी एनपीवी आया उसको डिवाइड बाय पीवीएफ करो, और इसके भी एनपीवी को डिवाइड बाय पीवीएफ करो, तो आपके पास कॉस्ट या एनुअलाइज गेन आ जाएगा। उस बेसिस पर डिसीजन लेना, और फिर आईआरआर के बेसिस पर। तो अगर एनपीवी एनुअलाइज गेन भी इसी का ज्यादा आ गया और आईआरआर तो इसका ज्यादा है ही सही, तो वी विल सेलेक्ट दिस प्रोजेक्ट। दैट्स इट। चलो चेक कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20। देखो, प्रोजेक्ट ए का इक्विवेलेंट गेन निकाल दिया ना उसने, ये आ गया इक्विवेलेंट गेन, और प्रोजेक्ट बी का भी निकाल दिया, क्योंकि प्रोजेक्ट बी का इक्विवेलेंट गेन ज्यादा आ रहा है, आईआरआर भी इसका ही ज्यादा है, तो वी विल गो विद प्रोजेक्ट बी। Since project lives are different, we need to calculate
इक्विवेलेंट गेन टू टेक अ डिसीजन, और इसने ले लिया, ठीक है ना। फिर प्रोजेक्ट बी शुड बी एक्सेप्टेड एज इक्विवेलेंट गेन इज मोर, हाउएवर बिटवीन एनपीवी एंड आईआरआर एनपीवी इज प्रिफर्ड बिकॉज इट इज अबव, इट इज एब्सोल्यूट टर्म्स कंपेयर टू आईआरआर। हाँ ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा ये एब्सोल्यूट टर्म्स वाली बात। चलो, थैंक यू वेरी मच।